नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता भूल गलती पर बात करने वाले हैं। भूल गलती को अच्छी तरह से समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक बिंदु जो हमें जान लेने चाहिए मुक्तिबोध के विषय में। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि मुक्तिबोध के पूर्वज महाराष्ट्र में रहते थे, यानी मुक्तिबोध पूर्वजों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मराठी थे, महाराष्ट्र के निवासी थे, लेकिन उनके परदादा जी अपने कार्य के चलते श्योपुर मध्य प्रदेश में आकर के बस गए और वहीं पर मुक्तिबोध का जन्म हुआ। मुक्तिबोध के पिता का स्थानांतरण होता रहता था और यही कारण है कि जगह जगह की मिट्टी की गंध, वहां की सांस्कृतिक चेतना मुक्तिबोध के व्यक्तित्व में सहज रूप से समाहित हो गई, जो उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो मुक्तिबोध के विषय में जानना चाहिए वो ये कि मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। हम पढ़ चुके हैं कि 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया और तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष प्रयोगवाद के जन्म का वर्ष माना जाता है। तो मुक्तिबोध 1943 में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ उसमें उसके कवि माने जाते हैं, यानी इनकी लगभग 20 कविताएं तार सप्तक में संकलित है। दूसरी बात यह कि तार सप्तक के जो 7 कवियों का क्रम है उनमें सबसे पहला नाम मुक्तिबोध का है और ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि मुक्तिबोध अपने समय के एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे। दूसरी बात, मुक्तिबोध का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है यदि हम उसको समझ लें दोस्तों तो हमें उनकी हर कविता को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उनकी कविताएं थोड़ी जटिल हैं क्योंकि उनका शिल्प फैंटेसी से जुड़ा हुआ है, फैंटेसी शिल्प में लिखी गई कविताएं हैं अधिकांश। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उनकी काव्य दृष्टि को समझ लेंगे तो हमारे लिए उन कविताओं के मर्म तक पहुंचना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहला बिंदु जो उनकी साहित्यिक दृष्टि का है वो ये है कि मुक्तिबोध मानते हैं कि अनुभूति तथा अनुभूति के विषय अर्थात बाह्य वस्तु या व्यक्ति के परस्पर संबंध के बिना अनुभूति असंभव होती है। क्या बात हुई, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि अनुभूति और अनुभूति का विषय, दो चीजों पर बात की जा रही है। अनुभूति यानी किसी भी दृश्य को देखकर अपने हृदय में महसूस करना ही अनुभूति है। तो अनुभूति और जिस दृश्य को देखकर हमें वो अनुभूति यानी अनुभव हो रहा है वो अनुभूति का विषय हुआ। तो कवि कहना चाहते हैं, मुक्तिबोध की मान्यता है कि अनुभूति और अनुभूति का जो विषय है यानी बाह्य जगत तो विषय होगा और व्यक्ति की जो आंतरिक चेतना है जो अनुभव करती है, जो अनुभूति ग्रहण करती है, उनके बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। यानी बाह्य परिवेश और आंतरिक परिवेश, व्यक्ति के आंतरिक परिवेश और बाह्य परिवेश में जब तक संबंध नहीं होगा तब तक अनुभूति सशक्त और प्रभावशाली नहीं होगी। और जब तक अनुभूति सशक्त और प्रभावशाली नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि अभिव्यक्ति नहीं होगी। अभिव्यक्ति का प्रभाव की तो बात ही दूर है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, मुक्तिबोध इस बात को विशेष रूप से स्वीकार करते थे। दूसरी बात, वे संबंध अनुभूति के स्वरूप में ही निहित होते हैं और कहते हैं ये जो चेतना का, आंतरिक व्यक्ति की चेतना का और बाह्य परिवेश का यानी अनुभूति के विषय का जो आपसी संबंध है ये स्वयं अनुभूति के स्वरूप में ही विद्यमान होता है। ये दो बातें हो गई, यानी अनुभूति और अनुभूति के विषय में गहनता होनी चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और ये घनिष्ठ संबंध अनुभूति के स्वरूप में स्वतः ही विद्यमान होता है। हमें केवल और केवल अपनी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता होती है। आगे चलें। वे अपनी इस धारणा के क्रमशः 3 प्रारंभिक पक्ष मानते हैं, यानी उनके अनुसार ये अनुभूति और अनुभूति के विषय का जो घनिष्ठ संबंध है इसके 3 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? अनुभूति कब अच्छी होगी, कब सशक्त होगी, कब प्रभावशाली होगी? वो ये कि पहला, जीवन अनुभवों का आधार, यानी अनुभूति ग्रहण करने का, अनुभूति होने का जो आधार है वो है हमें हमारे जीवन के अनुभव, हमें जितने गहन होंगे उतनी ही हमारी अनुभूति सार्थक और प्रबल होगी, प्रभावशाली होगी। यानी जीवन के अनुभवों का मतलब निजी जीवन की पीड़ाएं, कष्ट तो है ही, उसके अलावा हमारे परिवेश से प्राप्त जो अनुभव हैं उनकी ओर भी संकेत कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व नहीं थे मुक्तिबोध।
मुक्तिबोध जितने आत्म केंद्रित थे, आत्मनिष्ठ थे, जितने स्व में थे, उतने ही वे बाहर भी थे, यानी परिवेश के प्रति भी उनकी सजगता निर्द्वंद्व है। तो ऐसी स्थिति में वे केवल अपने निजी अनुभवों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परिवेश से प्राप्त अनुभवों की भी बात कर रहे हैं। तो पहली आवश्यकता अनुभूति की सशक्तता के लिए है कि जीवन के अनुभवों का सुदृढ़ आधार होना चाहिए। दूसरा, आत्मबद्ध दशा का परिहार। अब यह आत्मबद्ध दशा क्या है? आत्मबद्ध यानी अपने आप में बंद कर रहना, यानी स्वार्थ और संकुचित दायरे के घेरे में बंद करके रहना। यानी जो व्यक्ति अपने आप के, अपने स्व के दायरे में कैद रहता है वो आत्मबद्ध होता है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने स्व के दायरे से बाहर नहीं निकलेगा, अपने स्व की चेतना से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वो अपने बाह्य परिवेश से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकेगा, अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा। और जब बाह्य परिवेश से संबंध ही स्थापित नहीं होगा तो अनुभूति संभव ही नहीं होगी। तो दूसरा चरण हुआ आत्मबद्ध दशा का परिहार। परिहार यानी निवारण, यानी दूर करना। तीसरा, आनंद का अनुभव। और जब हम इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त कर लेंगे, जीवन के परिवेश से प्राप्त अनुभव हमारे पास सुदृढ़ आधार के रूप में है, हम आत्मबद्ध दशा का यानी स्व के दायरे से मुक्त हो चुके हैं, तो तीसरा, जब हम अनुभूति ग्रहण करेंगे तो वो अनुभूति हमें अत्यधिक अनुभव का आनंद प्रदान करेगी। और वो अनुभव का आनंद हमारी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ आधार देगा, सशक्त रूप प्रदान करेगा। अर्थात वास्तविक जगत जीवन के अनुभव ही व्यक्ति की मानसिकता को उस चरम स्थिति तक पहुंचाते हैं जिसे भारतीय चिंतकों ने काव्य का लक्ष्य या आनंद स्वीकारा है। यानी तीन बातों को जरूरी मानते हैं जीवन के अनुभव होने, अनुभूति और अनुभूति के विषय में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, जीवन के अनुभवों का आधार होना चाहिए, आत्मबद्ध दशा का परिहार होना चाहिए, तभी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो अनुभूति से प्राप्त आनंद कहलाता है और जिसे काव्य का लक्ष्य माना गया है। आगे चलते हैं। अब विद्वान मुक्तिबोध के विषय में क्या कहते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। इस कथन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने मुक्तिबोध के कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह क्या लिखते हैं मुक्तिबोध के विषय में, बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य है ये। मुक्तिबोध की कविताओं में सदैव एक साथीपन का भाव है। यानी मुक्तिबोध जब भी काव्य सृजन करते हैं तो उनकी कविताओं में जिस भाव की अभिव्यक्ति होती है वो भाव प्रत्येक पाठक को, प्रत्येक श्रोता को अपना साथी लगता है, यानी अपना स्वयं का भाव लगता है। इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह। आगे वे कहते हैं सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि उनके अंदर मस्तिष्कहीन कोरी भावुकता नहीं है। ये मस्तिष्कहीन कोरी भावुकता क्या होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में दोस्तों दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, मस्तिष्क और हृदय। और मस्तिष्क और हृदय के सामंजस्य की बात जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी में कही थी, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं पिछले सत्रों में। तो वो मस्तिष्कहीन कोरी भावुकता का मतलब है केवल बौद्धिकता नहीं है। उनके काव्य में केवल बौद्धिकता नहीं है और न ही केवल भावुकता है। ना तो केवल भावुकता है उनकी कविताओं में और ना ही केवल बौद्धिकता है। यानी अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यह हुआ कि उनकी कविताओं में बुद्धि तत्व और भाव तत्व का समुचित तालमेल देखने को मिलता है। और इस मस्तिष्कहीन यानी बुद्धिहीन कोरी भावुकता के लिए शमशेर बहादुर सिंह ने शब्द इस्तेमाल किया है माइंडलेस फीलिंग, यानी बुद्धि रहित कोरी भावनाएं जिनका कोई तार्किक आधार न हो, उसे हम कोरी भावुकता कहते हैं। उनके भावों के ज्वार के पीछे दीर्घ दोहन है। आगे शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि उनकी कविताओं में जो भावों की अभिव्यक्ति हुई है वो भावों की अभिव्यक्ति इतनी गहन है कि उससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि बहुत लंबे चिंतन के बाद, बहुत गहरे चिंतन के बाद ये भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। दीर्घ दोहन का मतलब है गहन और दीर्घकालीन चिंतन। आगे चलते हैं। आगे वे कहते हैं कभी कभी विशुद्ध से काव्य तत्व के साथ साथ
विद्रूप का भाव, अतल के गलित गर्त के साथ उत्तुंग शिखरों के दर्शन, व्यक्ति की निजी हाय और तड़प के साथ उसका राजनीतिक सामाजिक संघर्ष पाठक को कई स्तरों पर एक साथ उद्वेलित करता है। ये सारी की सारी मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता हो गई। वे कहते हैं कि कभी कभी विशुद्ध, कभी उनकी कविताओं में विशुद्ध काव्य तत्व के दर्शन होते हैं, तो कभी जीवन की जो घृणित सच्चाइयां हैं उनके दर्शन होते हैं, कभी वे अपने अतल गहराइयों से निकालकर चिंतन कर प्रस्तुत करते हैं कविताओं में, तो कभी वे दर्शन के ऊंचे शिखर पर पाठक को बिठा देते हैं, ले जाते हैं। व्यक्ति की निजी हाय यानी उनके कविता में न केवल दर्शन है, न केवल दीर्घ चिंतन है, न केवल जीवन की कड़वी सच्चाई है, बल्कि काव्य तत्व भी है, और उसके साथ साथ उनकी व्यक्ति की निजी पीड़ा भी उसमें दिखाई देती है। और उस निजी पीड़ा के साथ क्या है, परिवेश से प्राप्त जो अनुभूतियां हैं उनकी सशक्त अभिव्यक्ति, और ये परिवेश है राजनीति का, ये परिवेश है समाज का। ये सब कुछ पाठक को उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, और इसका साक्षात जीवंत प्रमाण आज की कविता में हम देखने जा रहे हैं, जिस कविता का शीर्षक है भूल गलती। अब बात आती है भूल गलती की। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कविता के शीर्षक पर बात करेंगे। भूल गलती हम मानते हैं कि एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन वास्तव में कवि ने इस तरह का शीर्षक क्यों रखा? या तो भूल ही रखते या गलती ही रखते। एक सहज प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, भूल वो होती है जो अनजाने में हो जाए, और गलती हम कई बार जानबूझकर करते हैं। तो दोनों ही प्रकार की गलतियों की ओर संकेत कर रहे हैं कौन? कवि यहां। इसलिए शीर्षक है भूल गलती, यानी जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हमसे होती हैं, जिनके कारण हमें जीवन में विकृतियां, जीवन में यातनाएं, जीवन में संत्रास और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उन सब का कारण होती है भूल गलती। लेकिन यहां पर उन सारी पीड़ा, भूल और गलतियों की बात नहीं की जा रही है। यहां केवल और केवल राजनीतिक संदर्भ की बात की जा रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कविता पर आए, एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है, और हमें जब उस बात की जानकारी मिलती है तो हमारे मन पर एक बोझ सा हो जाता है, अरे ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस बोझ के कारण हम उस गलती को सुधारने का कोई सही प्रयत्न, संतुलित प्रयत्न नहीं कर पाते, यानी वो गलती हमारे हृदय पर हावी हो जाती है। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है, किसी के साथ भी हो सकती है। इसके लिए कवि या दार्शनिक होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और फिर हम इस कविता को समझेंगे। चलिए, मुक्तिबोध के जीवन काल में ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि मुक्तिबोध के जीवन काल में उनका कोई कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। उनके सभी कविता संग्रह उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुए। भूल गलती कविता उनके किस संग्रह में है? चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह में संकलित है। इस बात को कंठस्थ कर लेंगे। ब्रह्म राक्षस और भूल गलती दोनों ही कविताएं उनके चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में है, और 1964 में यह कविता संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। कविता के माध्यम से कवि समाज व्यापी भ्रष्टाचार और अनैतिकता की ओर संकेत करते हैं, जिसके दमन चक्र में सत्य और ईमान पिसकर रह गया है। अब देखिए, समाज में भ्रष्टाचार क्यों है, अनैतिकता क्यों है? इसका कारण है सत्ता में गलत लोगों का आना। यानी जिन लोगों के हाथों में हमने सत्ता सौंपी अपने देश की, क्योंकि हमारा देश एक प्रजातंत्र है, तो हमने जिनके हाथों में सत्ता सौंपी वे सही तरीके से, सही मायनों में सत्ता के हकदार नहीं थे। तो यानी ये हमारी भूल गलती हुई, और ये भूल गलती हमको किस तरीके से पीड़ित करती है, हमारे जीवन को किस प्रकार यंत्रणापूर्ण बनाती है, इसी बात को यहाँ बहुत ही कटु शब्दों में, बहुत कड़वी सच्चाइयों के साथ अभिव्यक्त कर रहे हैं मुक्तिबोध। तो वे कहते हैं कि सत्ता में क्योंकि गलत लोग आए। वे गलत लोग कौन हैं? वे गलत लोग ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के दायरे में कैद हैं, और जो कुछ भी काम करते हैं वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हुए करते हैं। तो यही कारण है कि समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है और अनैतिकता का बोलबाला है, क्योंकि उनके सहयोगियों में
जितने भी लोग हैं वे सब इसी प्रकार के लोग हैं, स्वार्थी, सत्ता लोलुप और चापलूस किस्म के लोग हैं, जिनका निजी कोई व्यक्तित्व नहीं, जिनकी अपने स्व के दायरे से ऊपर उठकर जन कल्याण के विषय में कोई सोच ही नहीं। तो जब हम इस तरह की गलती कर बैठते हैं तो वो जो भूल गलती है हमारी, वो शहंशाह बनकर, वो एक बादशाह बनकर हम सबके ऊपर राज करती है। तो दोनों तरह से अर्थ ग्रहण करना है। एक तो वो भूल गलती हमारे हृदयों पर राज कर रही है क्योंकि हम उनके गुलाम बन के रह गए हैं। दूसरे, वो सत्ता पर राज कर रही है, देश पर राज कर रही है, और यही कारण है कि हमारे परिवेश में भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है। इस बात को, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम इस कविता को पढ़ेंगे। अब एक और बात क्या ध्यान रखनी है कि दमन चक्र में पिस कौन रहा है? सत्य और ईमान दमन चक्र में पिस रहा है। लेकिन क्या वास्तव में सत्य और ईमान केवल पिस रहा है? इसकी जानकारी हमें मिलेगी कविता में। कविता में भूल गलती को एक शहंशाह के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए, भूल गलती एक मानवीकरण हो गया, यानी मानवीकरण अलंकार है। यहां भूल गलती को एक शहंशाह के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके दरबार में समाज के सभी वर्गों के कायर और डरपोक लोग सिर झुकाकर खड़े हैं। अब क्योंकि शहंशाह किसको कहते हैं? जो मुगल सल्तनत में जो बादशाह होते हैं वो शहंशाह कहलाते हैं। हमारे यहाँ तो राजा महाराजा हुआ करते हैं, हिंदू संस्कृति में राजा महाराजा हुआ करते हैं। तो इस शहंशाह शब्द के अनुसार ही इसमें पूरा का पूरा परिवेश कवि ने चित्रित किया है, यानी मुस्लिम संस्कृति को आधार बनाकर मुस्लिम दरबार का दृश्य पूरा चित्रित यहां पर किया गया है। कवि लिखते हैं, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। क्या कह रहे हैं कि भूल गलती, यानी हमने हाथों में सत्ता सौंपने की जो गलती की थी, वो आज क्या हो गई है? दिल के तख्त पर, यानी सिंहासन पर। तख्त क्या हुआ? सिंहासन। हमारे हृदय के सिंहासन पर जिरह बख्तर होता है एक कवच, जो पुराने समय के योद्धा राजा रण में जाने से पहले जंजीरों वाला लोहे का एक कवच पहना करते थे। उस जंजीरों वाले कवच के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिरह बख्तर। तो जिरह बख्तर यानी कवच पहनकर, यानी व्यंजना क्या हुई? व्यंजना हुई कि अपनी पूरी सुरक्षा का इंतजाम करके वो भूल गलती किसकी है? हम कमजोर लोगों की भूल गलती, जिसने गलत हाथों में सत्ता सौंपने की गलती की, वो भूल गलती आज जंजीरों वाला मजबूत कवच पहनकर अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर तख्त पर, दिल के तख्त पर, यानी हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो गई है। यानी हम सब आत्मिक स्तर पर उनके गुलाम हो गए हैं। सत्ता में तो वो शासन कर ही रही है, सचमुच में तो वो तख्त पर विराजमान है ही, लेकिन शासन की बागडोर उसके हाथ में है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे हृदय पर भी राज कर रही है, क्योंकि हम मानसिक और आत्मिक स्तर पर उसके गुलाम हो गए हैं। यदि हम गुलाम नहीं होते तो हम इस गलती को सुधारने का प्रयत्न करते, हम उन जो कुछ भी अनैतिकता, जो कुछ भी भ्रष्टाचार समाज में, परिवेश में हो रहा है, उसे सुधारने की कोशिश करते, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो क्या लिखते हैं कवि लिखते हैं, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, यानी उसने अपनी इतनी शक्ति अर्जित कर ली है, शक्ति प्राप्त कर ली है उस भूल गलती ने, यानी सत्ताधारी गलत लोगों ने, हथियारों की चमक दूर से ही दिखाई देती है। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, और वो भूल गलती की आंखों में इतनी विद्रूपता है, इतना आक्रोश है, इतना अहंकार है कि उसकी आंखें एक नुकीले पत्थर की तरह चमकती हैं। अभिप्राय क्या हुआ? यानी उन आंखों में इतनी क्रूरता है, इतनी निरंकुशता है कि वो जिसकी तरफ देखती हैं ऐसा लगता है कि उसके शरीर के आर पार हो जाएगी वो दृष्टि। इतना नुकीलापन है, इतनी चुभन है उस दृष्टि में, और ये चुभन प्रतीक है निरंकुशता की। आगे कवि लिखते हैं, अब क्या स्थिति है, क्यों भूल गलती है हमारी और क्यों भूल गलती हमारे हृदय पर राज करती है? कवि लिखते हैं, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास नहीं रहा, हम हताश हैं, निराश हैं, हमने उन्हें अपने
हमने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं? खड़ी हैं, सिर झुकाएं सब कतारें, कि सामने दरबार लगा है। एक दृश्य बना लीजिए अपनी आंखों के सामने, एक दरबार लगा है जहां एक शहंशाह बैठा है और उसके जितने भी गुलाम जो लोग हैं, कार्य करने वाले उसके अधीन, वे सभी सिर झुकाकर कतार में, पंक्ति में बद्ध खड़े हैं। बेजुबां बेबस सलाम है, और उनका क्या है? उनके पास जुबान नहीं है, यानी विरोध, गलत का विरोध करने की ताकत नहीं है। बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि उनका स्वयं का अपने ऊपर वश नहीं, क्योंकि उनकी चेतना तो सोई हुई है। और वो क्या करते हैं? केवल सलाम करते हैं उस भूल गलती नामक जो शहंशाह है उसको। सलाम करने का मतलब क्या हुआ? जी हुजूरी करना, जैसा वो कहे वैसा ही करना। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, और ये दृश्य कहां का है? दरबारे आम का है। वो दरबारे आम जो न जाने कितने खंभों और मेहराबों पर जिसकी छत टिकी हुई है, उसका ये दृश्य है, जहां भूल गलती शहंशाह के रूप में बैठी है और उसके सामने और कवच धारण करके बैठी है। उसके आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, उसकी आंखों में नुकीलापन है, यानी निरंकुशता है, और उसके सामने सभी बेबस और बेजुबान, जिनमें गलत बात का विरोध करने की ताकत नहीं है, ऐसे लोग बेबस होकर उसकी जी हुजूरी में खड़े हैं। आगे चलते हैं। दरबार में सत्य और ईमान को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता है। अब आगे क्या दृश्य आता है कि ये पूरा दृश्य हो गया दरबार का। अब वहां जंजीरों में पकड़कर, जैसे अपराधी पुराने समय में दरबारों में लाए जाते थे, उसी तरह से एक व्यक्ति को लाया जाता है, और उस व्यक्ति को कहते हैं कवि सत्य और ईमान। सत्य और ईमान को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता है, क्योंकि जब सत्ता गलत लोगों के हाथों में होती है, तब सत्य और ईमान का यही हश्र होता है। इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं मुक्तिबोध। भ्रष्टाचारी राजा। अब भ्रष्टाचारी राजा कौन है? भ्रष्टाचारी और साथ में निरंकुश, यानी तानाशाह। जो भ्रष्टाचारी राजा है वो कौन है? भूल गलती। जनता की कमजोरियों से ताकत मिलती। अब आखिर वो निरंकुशता, वो शक्ति संपन्नता भूल गलती जैसे कमजोर से बादशाह को मिली कहां से? उसको मिली हम जैसे जो जनता के जो कमजोर लोग हैं, उनसे उसको ताकत मिलती है, क्योंकि उसे पता है कि इनके पास जुबान नहीं है, ये गलत बात का विरोध करने की क्षमता नहीं रखते, ये मेरी जी हुजूरी में खड़े रहेंगे, इनकी चेतना सो चुकी है। तो इसलिए वो इस जनता की कमजोरियों का फायदा उठाता है और क्रमशः अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। अब आगे, सत्य और ईमान घायल और आहत है, क्योंकि उसे जंजीरों में पकड़ कर लाया गया है। उससे पहले उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई हैं। किसको? सत्य यानी ईमान को। और वो घायल अवस्था में है, लेकिन फिर भी क्योंकि सत्य तो सत्य है, और सत्य में कवि यहां संकेत कर रहे हैं कि सत्य में जितनी ताकत होती है, किसी भी गलत बात का विरोध करने की उतनी ताकत किसी में नहीं होती। यानी हम यदि अपनी चेतना को जगा लें, हम यदि सत्य के पक्षधर बन जाएं, तो हम भी बेखौफ हो जाएंगे, इसी वर्णन की तरह। तो घायल और आहत है, परंतु बेखौफ है, यानी घायल और आहत होने के बाद, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी वो निर्भीक है। आगे लिखते हैं कवि, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। अब वो जो सत्य यानी ईमान का चेहरा है, वो कैसा है? बेचैन घाव हैं, बहुत ज्यादा उसको यातनाएं पहुंचाई गई हैं, तो उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव हैं जो उसकी व्याकुलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आड़ी तिरछी लकीरें हैं, जो अब उसको यातनाएं दी गई तो उसके चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीरें हैं, और उन लकीरों से उसका तमाम चेहरा कटा हुआ है, जो इस बात का गवाह है कि सत्य को, ईमान को किस कदर कुचला गया है, किस कदर यातनाएं दी गई हैं, कि जिस पर कांप। अब वो दृश्य कैसा है? कवि लिखते हैं कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, यानी उसका चेहरा इतना यातना की गवाही दे रहा है कि उसको देखकर मन से भाप उठने लग जाती है। भाप उठने का मतलब क्या है? पीड़ा का अनुभव होता है, यानी देखने वाले का हृदय कांप उठता है, पीड़ा से भर उठता है, वेदना से भर उठता है, और उन्हें ऐसा लगता है मानो ये यातना इस ईमान ने सत्य नहीं भुगती, बल्कि उनके स्वयं के भीतर चल रही है।
पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। देखिए एक एक शब्द को ध्यान देंगे, मुक्तिबोध एक भी शब्द को बेवजह इस्तेमाल नहीं करते। वे कहते हैं पहने हथकड़ी, हथकड़ी पहने हैं क्योंकि जंजीरों में बांधकर, बेड़ियों में बांधकर लाया गया है, लेकिन कद कैसा है, वह एक ऊंचा कद, यानी सत्य में फिर भी दम है और उसका कद फिर भी ऊंचा है, और निश्चित रूप से भूल गलती से तो हर हाल में ऊंचा है। तो ऊंचे कद का मतलब है कि उसका वो प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी वो निर्भीक दृष्टि, उसका वो साहसपूर्ण चेहरा यहां इस बात की गवाही दे रहा है कि उसका तेज कितना प्रबल है। समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग, और उसका जो पूरा जिस्म है, पूरा जो शरीर है, उसे इतना पीटा गया है, इतना पीड़ा पहुंचाई गई है कि वो तार तार हो गया है, मतलब मारने के निशान है, उसको चोट पहुंचाने के निशान है। झलकते लाल लंबे दाग, और उन निशानों से, वो जो घाव हुए हैं उनसे खून की लकीरें बह रही हैं, और उस खून की बहते हुए खून के लंबे लंबे दाग उसके पूरे जिस्म पर है। अभी तक ऊपर केवल चेहरे की बात की गई थी, अब पूरे जिस्म की बात की जा रही है। लेकिन इतनी सारी घायल अवस्था के बाद, इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी सत्य और ईमान आखिर कैसा है, ऊंचे कद वाला है। दूसरी बात, वह कैद कर लाया गया ईमान। यहां पर कवि ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसके कैद पर लाने की, किसकी बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे कैद कर लाया गया, तो ईमान को कैद करके लाया गया। ईमान की जगह सत्य शब्द भी आए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक ही बात है। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। अब देखिए ऊंचे कद की बात पहले हो गई। दूसरी बात, ईमान को इतना पीड़ित किया गया है, इतनी यातनाएं उसे दी गई हैं, लेकिन फिर भी ईमान झुका नहीं है। कैसा है, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। फिर भी वो जो भूल गलती, जो शहंशाह है, जो इतनी सुरक्षा कवच पहनकर बैठा है, जिसके पास हथियार हैं बहुत सारे, जिसके पास बहुत सारे सुरक्षा में खड़े लोग हैं, उसकी निगाहों में निगाहें, यानी उसकी नजर से नजर मिलाकर के बात कर रहा है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। तो जिस तरह से नुकीले पत्थर के समान तीखी और निरंकुशता भरी आंखें थी किसकी, भूल गलती नामक शहंशाह की, उसी तरह से ये जो ईमान है ये बेखौफ है, यानी निर्भीक है, और उसकी आंखों से तेज की नीली रोशनी निकल रही है, और वो रोशनी सीधी कहां जा रही है, उस शहंशाह भूल गलती की आंखों में, क्योंकि वो उस इतनी यातनाओं के बाद भी झुका नहीं है, हताश नहीं हुआ, पीड़ित नहीं हुआ, कमजोर नहीं पड़ा, और निरंतर सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। खामोश, सब खामोश। अब क्योंकि दरबार कैसे लोगों का है, दरबार है कमजोर और चापलूस लोगों का, जिनकी आत्मा सोई हुई है, इसलिए सभी भूल गलती नामक शहंशाह के सामने जब ईमान उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो सब डर जाते हैं, और डर के कारण एक खामोशी पूरे के पूरे दरबार में व्याप्त हो जाती है। पूरा का पूरा दृश्य, मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों कि मुक्तिबोध की वर्णन शैली की अद्भुत बात, विशिष्टता यही है कि पूरा दृश्य पाठक के सामने यूं साकार हो जाता है मानो वो उस दरबार में ही उपस्थित हो। सत्य, अगले बिंदु पर आते हैं। सत्य मिट्टी के बादशाह भूल गलती की शर्मसार जिंदगी जीने की शर्तें नामंजूर कर देता है। अब क्योंकि मिट्टी का बादशाह कहकर पुकारा गया है कवि के द्वारा, किसको, भूल गलती को। क्यों, क्योंकि भूल गलती में अपनी तो कोई अहमियत होती नहीं, अपनी कोई ताकत नहीं होती। वो ताकत किससे लेता है, वो ताकत लेता है कमजोर जनता से, उसको अपना गुलाम बनाकर अपने आप को ताकतवर अनुभव करता है। तो कवि कहते हैं कि सत्य जो है उसके सामने जब वो मिट्टी का बादशाह, यानी कमजोर बादशाह, अस्तित्वहीन बादशाह भूल गलती उससे कहता है कि तुझे मेरी शर्तों पर जिंदगी जीनी पड़ेगी, और वो जिंदगी कैसी है, शर्मसार जिंदगी है, शर्मिंदगी से भरपूर जिंदगी जीने की बात कर रहा है बादशाह, तो सत्य उसकी शर्तें नामंजूर कर देता है कि नहीं, मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीऊंगा, और मैं शर्मसार जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यद्यपि बेड़ियों में जकड़ा है, यद्यपि घायल है, यद्यपि पीड़ित है, फिर भी वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का हौसला अभिव्यक्त कर रहा है।
लेकिन दरबार में एकत्र कतारबद्ध लोग चुप हैं। अब उसकी ये बेबाकी, उसकी जो बेखौफ ये नजर है, उसका ये जो बेखौफ निर्णय है कि बादशाह की बात को नामंजूर कर देना, इससे दरबार में जितने भी कतार में बद्ध लोग हैं उन सब में चुप्पी छा जाती है। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सबकी आत्मा सोई हुई है, सबकी चेतना सोई हुई है। किसी में भी गलत बात का विरोध करने की ताकत नहीं है, क्योंकि डरे सहमे है, क्योंकि चेतना सोई है। पंक्तियां देखते हैं। मनसबदार, शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, ये सब मनसबदार जो भी उसके अफसर हैं उसके अधीनस्थ दरबार में, उनके लिए, शायर हैं, सूफी गायक हैं, उन सब के लिए, और ये सब नाम हैं अलग अलग। अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी मानो उसके अधिकारियों के नाम हैं। उन सबका पूरा एक दृश्य बनाने की कोशिश की है कवि ने। आलिम व फाजिल और जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त लोग हैं, सिपह सालार, सेना नायक हैं, सरदार हैं, जितने भी, वो सब हैं खामोश, सब खामोश हैं, सब डरे हुए हैं, क्योंकि सब चापलूस हैं। और कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ के दायरे में बंधने के कारण चापलूसी करते हैं, अपना कोई स्वार्थ साधने की दृष्टि से उस भूल गलती जैसे बेकार बादशाह की चापलूसी करते हैं। आगे कवि लिखते हैं, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। कवि लिखते हैं कि उसने, यानी ईमान ने, बादशाह की शर्मिंदगी से भरी हुई शर्मसार जिंदगी जीने की जो शर्त थी उसे नामंजूर कर दिया। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, और उसने हठ पूर्वक हिम्मत से अपना सिर तान कर इनकार किया। सिर झुकाकर इनकार नहीं किया ईमान ने, बल्कि सिर तान कर ऐलान किया, इनकार किया। खुद मुख्तार, खुद मुख्तार का मतलब है अपनी मर्जी का मालिक मैं स्वयं हूं। यानी मुझे जैसी जिंदगी जीनी है मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, अपनी इच्छा से जीऊंगा। मैं आपकी इस तरह की शर्मसार जिंदगी जीने की शर्तें नामंजूर करता हूं। कोई सोचता उस वक्त, अब यहां ये कोई शब्द का प्रयोग करने की मुक्ति बोध की बहुत जबरदस्त आदत है। तो वे अक्सर जब किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी जागृत चेतना वाले व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहते हैं तो वे अक्सर कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे में भी इस प्रकार का इस्तेमाल कई बार हुआ है, तो इस बात को और ध्यान रखेंगे। कोई सोचता उस वक्त कि जब दरबार में ये सब हो रहा है, क्या कि उसे शर्मसार जिंदगी जीने के लिए ईमान को प्रेरित कर रहा है शहंशाह भूल गलती, और जो ईमान है वो बेखौफ होकर उसके इस आदेश को नामंजूर कर देता है। उस समय दरबार में कोई व्यक्ति है जिसकी चेतना जागृत है, यानी कोई से आप ले लीजिए जागृत चेतना वाला व्यक्ति। वो उस वक्त सोच रहा है, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, क्योंकि आवाज उठ रही है उसके विरोध में, भूल गलती जैसे बादशाह के विरोध में। तो जो क्रांति चेतना से युक्त क्रांति चेतस व्यक्ति है, जो जागृत चेतना वाला व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि अब इस भूल गलती की ये जो सल्तनत है, जो गलत है, स्वार्थ केंद्रित है, जो मिट्टी के ढेर के समान है, इस सल्तनत पर घने काले साए मंडराने लगे हैं। अब ये घने काले साए किसके हैं? ये घने काले साए हैं क्रांति के, क्योंकि एक निरंकुश बादशाह के शासन पर घने साए होने का मतलब क्या है? घने साए होने का मतलब है कि कोई उसकी निरंकुशता का, उसकी तानाशाही का विरोध करे, क्रांति का स्वर बुलंद करे, वही घने साए है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए घने साए स्याह का क्या अर्थ है, तो इसका अभिप्राय है क्रांति से। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। अब अपनी असली बात पर, अपने असली मुद्दे पर आते हैं मुक्तिबोध। अब तक उन्होंने ताकत बता दी भूल गलती नामक शहंशाह की, उसकी निरंकुशता बता दी। अब वे उसकी असलियत बयान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सुल्तानी जिरह बख्तर की, ये सुल्तान का, ये शहंशाह का जो कवच है, जिरह बख्तर है, ये तो सिर्फ मिट्टी का बना है। यानी इसमें अंदर इसके पास वो सुदृढ़, वो दृढ़, वो जागृत चेतना नहीं है जो कि ईमान के पास है, जो सत्य के पास है। वास्तव में ये तो मिट्टी का बना है। अगर ये इतने सुरक्षा के घेरे में ना हो तो ये 2 मिनट में ऐसे भरभरा कर नीचे गिर पड़े, ऐसे अस्तित्वहीन हो जाए जैसे कोई मिट्टी के, रेत के टीले को हम लात मारकर गिरा देते हैं, बिखरा देते हैं।
वो रेत का सा ढेर शहंशाह, और शहंशाह को क्या कहा गया है? वो रेत का सा ढेर। और ये जो शहंशाह है भूलगति, ये रेत के ढेर के समान है, जिसे यदि हम अपनी क्रांति को, अपनी चेतना को जगा लें, क्रांति के स्वर को बुलंद करें, तो ये रेत के ढेर की तरह ढह जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा, सत्ता से अलग हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेत का सा ढेर किसे कहा गया है भूलगलती में? तो आप ध्यान रखेंगे, शहंशाह को कहा गया है। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, अब केवल सन्नाटा है पूरे दरबार में, क्योंकि सब डरे और सहमे हैं, और वो है शाही जो राजा का, जो शहंशाह का जो आतंक है, उसके कारण एक सन्नाटा व्याप्त है। लेकिन कवि ब्रैकेट में लिखते हैं कविता में, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, कि नहीं, ये शाही धाक का सन्नाटा नहीं है, बल्कि ये जो लोग, ये जो जमाना, यानी ये जमाना किसके लिए? जो लोग हैं दरबार में उपस्थित जो लोग हैं, उन्हें, जैसे हम एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं ना, अरे उसको तो जैसे सांप सूंघ गया, तो यहां सांप का काटा, जमाने को सांप काट गया, यानी जमाना यानी दरबार के लोग बहुत अधिक आतंकित हैं शहंशाह से, क्योंकि वो तानाशाह है, वो निरंकुश है, इसलिए यहां सन्नाटा है। भूल, भूल के ब्रैकेट में लिखा है कवि ने आलमगीर यानी शहंशाह, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का ज़िरह बख्तर पहन, यानी भूल गलती जो शहंशाह है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? कवि कहते हैं कि ये मेरी और आपकी, आप जैसे और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो अपनी चेतना को दबाते हैं और उसकी गुलामी करते हैं, उसकी निरंकुशता को बर्दाश्त करते हैं, उसके विरोध में आवाज नहीं उठाते, ऐसे लोगों की कमजोरियों का ये काले लोहे का ज़िरह बख्तर पहनकर अपनी आप को शक्ति संपन्न करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है। किससे बढ़ती है? लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है, और क्या बन जाता है? खूंखार बन जाता है। वास्तव में वो खूंखार नहीं है, क्योंकि उसके पास शारीरिक ताकत नहीं है, उसके पास शारीरिक बल भी हो तो उसके पास आत्मा की ताकत नहीं है, चेतना की ताकत नहीं है, जो ईमान के पास है। तो इसलिए वो क्या करता है? कमजोर लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने आप को शक्ति संपन्न बनाता है, और एक खूंखार बादशाह की तरह से रूप धारण कर लेता है। कवि आगे लिखते हैं, हाँ खूंखार आलीजा, और ये कैसा बन जाता है? लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर खूंखार बादशाह, आलीजा बादशाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, और इतना खूंखार बन जाता है कि कोई भी अगर सत्य बोलने की कोशिश करे तो उसकी आंखें निकाल देता है, यानी सत्य को तो वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, इतना निरंकुश है हो जाता है। सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, और सभी के दिल पर यानी सबकी भावनाओं का दमन करता है। बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, दिल की बस्ती का मतलब क्या है? दिल की बस्ती का मतलब है भावना, यानी सबकी भावनाओं का दमन करता है, उनकी संवेदनाओं को कुचलता है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद सिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। और कभी आगे लिखते हैं कि वो हमें घेर लेता है, अपनी सुरक्षा प्रहरियों के माध्यम से हमें घेर लेता है, और हमें आधारहीन कर देता है, यानी बिल्कुल अपनी सारी सुविधाओं से वंचित कर देता है। बेबुनियाद, बुनियाद का मतलब होता है नींव, नींव से रहित, यानी व्यक्ति के पास जो भी ताकत है, जिसके बलबूते पर वो खड़ा होता है, उस ताकत से उसको लोगों की ताकत छीन लेता है, यानी उसे बेबुनियाद यानी आधारहीन कर देता है, निराधार कर देता है, बेसिर पैर का कर देता है, यानी इतनी उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है, तितर बितर कर देता है कि उसके पास शहंशाह भूल गलती की करने के सिवाय और कोई उपाय शेष रहता ही नहीं। हम सब कैद हैं, कभी आगे लिखते हैं कि हम सब उसके इस चमकते तामझाम में, जहां पर उसकी शक्ति प्रदर्शित हो रही है, चापलूस लोगों का जो जमात इकट्ठी है, उस सब तामझाम में उसने हम सबको कैद कर रखा है। और हम कहां कैद हैं? उस शाही मुकाम यानी स्थान पर, यानी वो जो दरबार है भूल गलती शहंशाह का, वहां पर उसने हम सबको अपनी सुरक्षा के घेरे में कैद कर रखा है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, यानी परिवेश में इतनी निरंकुशता, इतनी तानाशाही है
कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने, अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, आंखें सच्चाई की निकाले डालता। कोई सत्य बोलता है तो उसकी आंखें निकाल देता है, यानी उसे बिल्कुल उसकी बोलती बंद कर देता है, उसे यातनाएं पहुंचाता है और उसकी भावनाओं का दमन कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सभी भयभीत हैं और उसके उस चमकते तामझाम में, यानी उसके शक्ति का जो घेरा है उसमें हम सब कैद हैं, क्योंकि हमारी सबकी चेतना सोई हुई है और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर वो स्वयं को शक्ति संपन्न बना रहा है, निरंकुश हो रहा है। अगले बिंदु पर आते हैं। सच्चाई पर प्रहार किए जाते हैं कि अचानक भरे दरबार में से, ध्यान देंगे, सच्चाई पर निरंतर प्रहार कर रहा है भूल गलती नामक निरंकुश बादशाह कि अचानक भरे दरबार में किसी एक की चेतना जाग जाती है। यानी कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिस कोई की पहले भी संकेत किया था कि कोई सोच रहा है, तो वही उसी तरह का एक क्रांति चेतस व्यक्ति दरबार में मौजूद है। उसकी चेतना जाग जाती है, वो सहन नहीं कर पाता इस पूरे परिदृश्य को, उस पूरे माहौल को। तो कवि लिखते हैं, कवि कहते हैं कि मेरी भी चेतना जागी, उसकी चेतना जागी तो मैं भी जागा। कवि लिखते हैं, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। इतने में ही क्या हुआ कि हम में से, हम सब लोग जो कमजोर लोग थे, जो सोई हुई चेतना वाले लोग दरबार में थे, उनमें से कोई एक व्यक्ति कराह सा निकल भागा। देखिए उपमा अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग। कैसे निकलकर भागा? कराह सा निकल भागा। कराह सा निकल भागने का मतलब क्या है? अचानक निकल भागा। अचानक, जैसे हम जब कभी पीड़ा में होते हैं तो हम प्रयत्न पूर्वक कभी नहीं कराहते। कराहते पीड़ित व्यक्ति के मुंह से जो कराह निकलती है वो अकस्मात निकलती है, अचानक निकलती है। तो जिस तरह से कराह अचानक निकलती है, उसी तरह से कोई एक व्यक्ति जिसकी चेतना जागी दरबार में, वो कराह की तरह से चुपचाप अचानक निकलकर वहां से भागा। ये भागना पलायन नहीं है, बल्कि क्रांति का आगाज है, क्रांति की शुरुआत है। निकलकर भागा यानी उसने विरोध प्रदर्शित किया उस कैद का, उस शहंशाह का, उसकी निरंकुशता का, और वो वहां से निकलकर भागा, यानी बंधन तोड़कर भाग निकला। भरे दरबार आम में पूरा भरा दरबार था, सुरक्षा का पूरा पहरा था, लेकिन उसके बावजूद वो निकलकर कराह की तरह से निकलकर भाग गया। कवि लिखते हैं, मैं भी संभल जागा, कि उसको भागते देखकर मेरी चेतना भी जागी और मैं भी संभल कर एकदम से जाग गया, यानी मेरी चेतना जो सोई हुई थी वो भी जागृत हो गई। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहत्यार, और दूसरे लोग जो कतारों में खड़े थे वो कैसे थे? खुदगर्ज लोग थे, जो अपने किसी न किसी स्वार्थ के कारण भूल गलती नामक शहंशाह की गुलामी कर रहे थे, उसकी चापलूसी कर रहे थे। और वो कैसे थे? बाहथियार, हथियारों से लैस थे, हथियार बंद थे, यानी हथियारों से युक्त थे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे दरबार में से वो एक क्रांति चेतस व्यक्ति निकलकर भागा, और मैं भी, कवि अपने लिए कहते हैं कि मैं भी कुछ संभला उस गतिविधि को देखकर, और मैं भी जागृत हुआ, मेरी चेतना भी जागृत हुई, मैं भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। बख्तर बंद समझौते, यानी बख्तर बंद का मतलब हुआ कवच, और उस कवच, उस सुरक्षा के घेरे में जो गलत समझौते किए जा रहे थे जनता के साथ, लोगों के साथ, और लोग क्यों समझौते कर रहे थे? स्वार्थ के दायरे में बंधकर, स्वार्थबद्ध होकर जो समझौते किए जा रहे थे, वो उसे एक क्रांति चेतस व्यक्ति के दरबार के बंधन तोड़कर भागने के दृश्य से सब सहम कर रह गए, यानी सब डर गए, आतंकित हो गए। सबको डर लगा कि न जाने अब शहंशाह और कौन सी यातनाएं देगा। दिल में अलग जबड़ा अलग, बहुत ध्यान देंगे, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुह मुहे से 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल से पहसालार संजीदा सहम कर रह गए। एक तो वो लोग जिन्होंने स्वार्थबद्ध होकर समझौते किए थे वो सहम गए उस क्रांति चेतस व्यक्ति के भागने पर। दूसरा कौन सहमे? दिल में अलग, जो हृदय में, जिनके मन में कुछ और चलता है। जबड़े में अलग, यानी मुंह में कुछ और होता है, यानी बोलते कुछ और है। अलग दाढ़ी लिए, और अलग उनकी अलग कुछ चिंतन चलता रहता है कि किस तरह से अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जाए। ऐसे दुमुहेपन, यानी दोगले व्यक्तित्व के धनी लोग, ऐसे दोगले व्यक्तित्व वाले लोग जिनको न जाने कितने तजुर्बे थे, कितना अनुभव था,
वे भी दड़ियल सारे दाढ़ी वाले जितने भी सेना नायक थे, जो गंभीरता धारण करके बादशाह या शहंशाह भूल गलती के दरबार में उपस्थित थे, संजीदा थे, वे सब सहम कर रह गए। यानी पूरे के पूरे दरबार में डर बैठ गया, एक सिहरन सी व्याप्त हो गई डर की। क्यों? क्योंकि एक क्रांति का स्वर उठ खड़ा हुआ और निकलकर दरबार की कैद से भाग गया। कवि आशान्वित है। अब कविता का अंतिम चरण आ गया है दोस्तों। कविता के अंतिम चरण में आकर कवि कहते हैं, क्योंकि उन्होंने संकेत कर दिया कि कोई एक व्यक्ति कराहा सा निकलकर भागा, यानी कोई क्रांति चेतस व्यक्ति निकलकर भागा है, तो उन्हें आशा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी एक की चेतना जागृत होगी और वह इस जर्जर झूठी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा। जो तानाशाही शासन की जो निरंकुशता है, प्रजातंत्र के नाम पर जो जनता का शोषण करना, उनका फायदा अपने स्वार्थ के लिए करने की जो ये शासन व्यवस्था है, झूठी व्यवस्था, इसके खिलाफ कोई ना कोई व्यक्ति आवाज अवश्य उठाएगा, ताकि सत्य और ईमानदारी की व्यवस्था स्थापित हो सके। फिर सारा समाज धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ेगा। यानी आवश्यकता है केवल और केवल एक ऐसे क्रांति चेतस व्यक्ति के जागने की, जिसका अनुकरण सारा का सारा समाज करने लगे। और वे अंत में आकर लिखते हैं, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अब ये कोई देखिए फिर आ गया, वो कोई कौन है? वही क्रांति चेतस व्यक्ति जो दरबार से भागा, उस ओर यानी बुर्ज की तरफ निकल करके, दरबार से जो निकल कर गया। देखिए कथा सूत्र निरंतर चलता है, एक रहस्यमयता निरंतर मुक्तिबोध की कविताओं में होती है, यही उनके शिल्प का अनूठापन है। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। उस बुर्ज थे बहुत सारे, क्योंकि महल था, दरबार था, उसके पीछे बहुत सारे बुर्ज थे, तो बुर्ज के दूसरी तरफ दरबार से निकल कर जा पहुंचा। और क्या किया उसने? अंधेरी घाटियों के गोल टीलों, घने पेड़ों में, और वहां जहां अंधकार था, उस घाटियों में जहां गोल गोल टीले थे मिट्टी के और जहां बहुत सारे घने घने पेड़ थे, वहां पर जाकर के गायब हो गया, कहीं पर खो गया, गायब हो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर। आगे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है उसकी गतिविधि को देखकर, उसकी रहस्यमयी जो गतिविधि है, जिस तरह से वो दरबार से भागा है निकलकर, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इन गुमनाम, जिन स्थानों का कोई नाम नहीं है, यानी वो लापता छुप गया है, बेनाम और बेमालूम दर्रों के इलाकों में जाकर के जो छिप गया है, यानी वो सच्चाई के, ब्रैकेट में लिख रहे हैं कवि, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में छिप गया है। सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों का मतलब क्या है? कि सत्य उसके साथ है, उसने सत्य के आवरण में अपने आप को छिपा लिया है। मुहैया कर रहा लश्कर, और वो अपनी क्रांति चेतस आत्मा के बल पर, तेज के बल पर लश्कर यानी अपनी सेना को, सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसे इस तानाशाह भूल गलती जो शहंशाह है, उसके अत्याचारपूर्ण शासन को पलटना है, उससे जनता को मुक्ति दिलानी है, इसलिए वो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। ऐसी कल्पना कर रहे हैं, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं मुक्तिबोध। हमारी हार का, कवि को उम्मीद है कि हमारी हार का बदला, कि हम जो यहां जो यातना सह रहे हैं, हमारी इस पीड़ा का बदला चुकाने के लिए वो क्रांति चेतस व्यक्ति एक दिन जरूर आएगा और इस शहंशाह के निरंकुश तानाशाही से हमको मुक्त कराएगा, चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और कवि कहते हैं कि वो संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, यानी संकल्प धर्मा चेतना, यानी जिसने अपनी संकल्प कर लिया है इस गलत तानाशाह और निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त करने का जो संकल्प कर लिया है, और वो उसके लिए क्रांति का स्वर भी बुलंद कर रहा है, तो वो निश्चय ही अवश्य आएगा। और हम जो यहाँ पीड़ित हैं, जो यातना सह रहे हैं, हम जो पराजित अनुभव कर रहे हैं भूल गलती जैसे बादशाह शहंशाह तानाशाह शहंशाह के सामने, हमारी हार का बदला लेने के लिए वो व्यक्ति, वो क्रांति चेतस व्यक्ति अवश्य आएगा।
हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। और ये क्रांति चेतस व्यक्ति कैसा है? कोई एक नहीं है, बल्कि ये हम सबके हृदय की में, हम सबकी चेतना में गुप्त सुनहरे अक्षरों में ये क्रांति धर्मिता लिखी हुई है। यानी चेतना, एक क्रांति का स्वर हम सबकी चेतना में है, लेकिन बस उस समय की आवश्यकता है, उस एक चिंगारी की आवश्यकता है जब इस क्रांति को स्वर मिले, आवाज मिले, और जब ये चेतना जागृत हो जाए, प्रकट होकर। और जब ये स्वर हमारा जो गुप्त स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ, जो प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में लिखा हुआ जो क्रांति का स्वर है, जब ये प्रकट होगा तो ये प्रकट होते ही विकराल रूप धारण कर लेगा। और विकराल रूप धारण करने का परिणाम क्या? विकराल रूप धारण करने का परिणाम होगा कि भूल गलती शहंशाह की तानाशाही से, उसकी निरंकुशता से लोगों को आजादी मिल जाएगी। और यहीं पर दोस्तों ये कविता समाप्त हो जाती है। अब बात आती है इस कविता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिए, मुक्तिबोध की पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं भूल गलती कविताएं उनके किस कविता संग्रह में संकलित है? पहला चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा भूरी भूरी खाक दूल, तीसरा खाट काट का सपना, और चौथा सतह से उठता आदमी। तो देखिए दोस्तों, ये मुक्तिबोध के केवल 2 ही कविता संग्रह प्रकाशित हुए, एक चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा भूरी भूरी खाक दूल, और ये दोनों उनके कहानी संग्रह हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, जिसकी चर्चा हम सत्र की शुरुआत में ही कर चुके हैं। दोनों ही कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह में संकलित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला, मुक्तिबोध ने नई कविता के शिल्प में कौन सा नवीन प्रयोग किया? लंबी कविता लेखन, आख्यानक कविता लेखन, फैंटेसी कविता लेखन या मिथकीय कविता लेखन? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो नया शिल्पगत प्रयोग मुक्तिबोध ने किया वो है फैंटेसी कविता लेखन। लंबी कविताएं हैं उनकी, लेकिन लंबी कविताएं उनसे पहले से, यानी जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ एक लंबी कविताएं लिखी थी, आख्यानक कविताएं भी जयशंकर प्रसाद ने लिखी। तो ऐसी स्थिति में फैंटेसी कविता लेखन की जो शिल्पगत प्रयोग है वो मुक्तिबोध के को ही इसका श्रेय जाता है। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है? स्वयं मुक्तिबोध ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, नामवर सिंह ने या डॉक्टर अशोक चक्रधर ने? तो दोस्तों हम पढ़ चुके, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कह करके पुकारा है। तो उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, भूल गलती कविता में भूल गलती को किस रूप में चित्रित किया गया है? एक शहंशाह के रूप में, अपराधी के रूप में, सैनिक के रूप में या व्यवसायी के रूप में? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पर तो बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं हम। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। पंक्ति में कतारें संकेतक है सत्यनिष्ठ लोगों की, सुप्त चेतना वाले चापलूसों की, सैनिकों की या आज्ञाकारी सेवकों की? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बेजुबां बेबस सलाम में का मतलब ही यह है कि सुप्त चेतना वाले चापलूसों की कतारें हैं। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। पंक्तियों में किसके हथकड़ी पहने खड़े होने का चित्रण किया गया है? असत्य, धर्म, भूल गलती या ईमान? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईमान यहां पर लाया गया है हथकड़ी पहना करके। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। पंक्ति में घने साए स्याह हैं विकृतियों के, भूल गलती के, क्रांति के या निरंकुशता के? इसकी चर्चा हमने की अभी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये घने साए स्याह क्रांति के हैं। आंसर सी। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंख्वार, हाँ खूंख्वार आली चाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता। पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। आम जन की दुर्बलताएं गलत एवं अयोग्य व्यक्ति को सत्ता सौंप देती हैं। बी, वह निरंकुश आमजन की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर सच्चाई पर कठोर प्रहार करता है।
सी, आम जन की चापलूसी उसका मार्गदर्शन करती है। डी, इन पंक्तियों में भूल को शहंशाह के रूप में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, आम जन की दुर्बलताएं गलत एवं अयोग्य व्यक्ति को सत्ता सौंप देती है। ये कथन भी सही है कि वह निरंकुश आम जन की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर सच्चाई पर कठोर प्रहार करता है, लेकिन आम जन की चापलूसी उसका मार्गदर्शन नहीं करती बल्कि उसको शक्ति संपन्न बनाती है। तो ये कथन यहां असंगत है और भूल को शहंशाह के रूप में चित्रित किया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए पंक्ति संबंधित है देशद्रोहियों से, अपराधियों से, चापलूसों से या दोगले व्यक्तित्व वालों से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोगले व्यक्तित्व वालों की चर्चा यहां इस पंक्ति में की जा रही है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, भूल गलती कविता में किसे संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर और हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर कहा गया है? शहंशाह को, क्रांति चेतस व्यक्ति को, अहमनिष्ठ व्यक्ति को या सुप्त चेतना को? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क्रांति चेतस व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कविता में। कौन कौन से? संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर और हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर। ये क्रांति चेतस व्यक्ति को कहा गया है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, यह दीप अकेला, अज्ञेय, कुकुरमुत्ता, निराला। तो हम सभी पढ़ चुके हैं इन पंक्तियों को, भूल गलती मुक्तिबोध इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न के माध्यम से दोस्तों एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इन पंक्तियों पर आधारित दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये कि इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, तो ये अजीब कराह सा कौन निकल भागा? तो आपका उत्तर होना चाहिए क्रांति चेतस व्यक्ति। दूसरी बात, इसमें दूसरा एक प्रश्न पूछा जा सकता है, दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, तो ये मैं संकेतक किसका है? तो मैं संकेतक है कवि का। ये दो बातें आप इस पंक्ति के विषय में ध्यान रखेंगे। तीन बातें हो गई, एक प्रश्न पूछा गया है, बाकी दो बातें और हैं जो प्रश्न में पूछी जा सकती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं भूल गलती कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और 17 तारीख तक की परीक्षा के लिए ये हमारा आखिरी सत्र है। उसके कुछ समय बाद हम फिर से इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और 17 तारीख की परीक्षा के लिए आप लोगों को हमारी पूरी साहित्य समाधान टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से सोच विचार कर सभी विकल्पों पर चिंतन करते हुए संतुलित बुद्धि से धैर्यपूर्वक बिना किसी घबराहट के प्रश्न पत्र को पढ़िए और उसका हल कीजिए और सफलता प्राप्त कर मैसेज कीजिए। अगले सत्र का इंतजार करिए।